अभी आ रहा है काला काला, हट गया, सफ़ेद सफ़ेद आ गया। थोड़ा यार इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरनेट इशू कर रहा है। सो अभी दूसरा कनेक्शन लगाया, एक में तो आ ही नहीं रहा था, दूसरा कर रहा है तो थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। और शायद बीच में भी आपको काला काला दिख सकता है, ठीक है ना। वो लोड ही नहीं हो रही थी क्लास ना पूरी तरीके से, वो लोड ही नहीं उठा रहा था। दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम एनसीईआरटी 101। कैसे हैं आप सभी लोग, पहले तो ये बता दो। और आज आप मेरे साथ में एनसीईआरटी का अलग चैप्टर, नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हो। और इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? इस चैप्टर का नाम है हमारे पास एयर। आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 रेगुलर हम क्लासेस यहां पे कर रहे हैं इसकी, ठीक है। बहुत जल्दी हम 7th क्लास के एनसीईआरटी को फिनिश कर देंगे एंड देन विल स्टार्ट द हिस्ट्री। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एनसीईआरटी मैं आप लोगों को कराऊंगा यहां पर, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं प्लस वाले बच्चे दोनों ग्रुप एक बार शेयर कर दो, जो आना चाहेगा वो आ जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा इशू था, नेट का इशू था यार दोस्तों, रेटिफाई कर दिया है, क्लियर कर लिया है। बीच में भी अगर देखो, बीच में अगर थोड़ी बहुत बफरिंग करे ना, 2 मिनट रुक जाना, है ना, क्योंकि इशू है, मुझे पता है वो करेगा ही करेगा। नहीं करता है तो आपकी किस्मत अच्छी है, और करता है तो मेरी किस्मत क्या है दोस्तों, थोड़ी सी मेरी किस्मत भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। बट वो समय का हो सकता है फिर थोड़ा सा, कभी कभी इंटरनेट भी दिक्कत कर जाता है यार। अब इंटरनेट में दिक्कत है तो हमारी किस्मत खराब है? नहीं, हमारी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए और लगाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एयर, हवा के बारे में। देखो वास्तव में इस टॉपिक में लिखा हुआ एयर 7th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन पढ़ने को बहुत कुछ है। थोड़ा थोड़ा बताया इसमें, बहुत ज्यादा इसने बताया नहीं है, बट स्टिल ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो बुक में काफी अच्छी अच्छी बातें यहां पे बताई गई है। कुछ कोशिश अच्छी की गई है आपको एक इनसाइट देने की, एक बढ़िया आपको एक ओवरव्यू देने की अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो अच्छी कोशिश है, चलिए उस कोशिश के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आप लोग मेरे साथ हैं गाइज। सबसे रिक्वेस्ट है कि यार यूपीएससी गुरुकुल आज प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, वो अपना है ना, गुरुकुल रिबूट अपना स्टार्ट हो रहा है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोबारा से एक टॉपिक के साथ में, मास्टरिंग बेसिक्स। याद रखना शाम को मिलना है आप सभी को, रात को 9 बजे का इवेंट है, उसके अंदर मैं कुछ बताऊंगा, मतलब मास्टरिंग बेसिस एक इवेंट है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको रिलॉन्च कर रहे हैं दोबारा से, गुरुकुल प्रोग्राम को रिबूट कर रहा हूं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए उसको हम रिबूट कर रहे हैं। तो शाम को 9 बजे आना ना भूलें। सर वी नीड टू प्रॉपर टाइम टेबल फॉर एवरी क्लास प्लीज। ओके देखो राकेश, मेरे हिसाब से आपका जो वहां पे है एनसीईआरटी पे है, वो टाइम टेबल फिक्स है। एनसीईआरटी का टाइम टेबल आपको नहीं मिला है, मैं देख लेता हूं, मैं अभी बोल देता हूं, ठीक है। नहीं अभी देखो, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके डाल रहा हूं, अभी के अभी आपको एनसीईआरटी का टाइम टेबल में दे देता हूं, ठीक है। आज रात के बाद, ठीक है, 9 बजे की इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो आज यूपीएससी 101 का भी टाइम आपको मिल जाएगा, फिक्स शेड्यूल होगा यूपीएससी 101 का भी, वो भी आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। एक बार मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, मैं अभी दोनों चीजों को क्या कर देता हूं दोस्तों, फिक्स कर देता हूं, ठीक है।
आपको टाइम टेबल चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए अभी टाइम टेबल आपको दे देता हूं मैं, ठीक है, 1 सेकेंड रुकेंगे। एनसीईआरटी 101 का टाइम टेबल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। बाकी बन वो भी गया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा यार चेंज है, थोड़ा सा चीजें को उसको फिक्स करना है, ठीक है, तो वो हम करते हैं और वो आपको मिल जाएगा। अभी देख देता हूं मैं, ठीक है, आपके टेलीग्राम पे पहुंच गया है, चेक करो सभी बच्चे, एक बार चेक करो टेलीग्राम के ऊपर गया, आपको मिल गया। बाकी कल से हम करेंगे क्या, सभी एजुकेटर की स्लाइड के अंदर में इसको लगवा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार चेक करो टेलीग्राम पे एवरीवन, हेलो 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 अवनीश, हेलो, एक बार चेक करो टेलीग्राम ग्रुप पे, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून मान्या, गुड आफ्टरनून, एक बार देखो टेलीग्राम पे चला गया है ना, हाँ, तो ये फिक्स है टाइम टेबल, ये एनसीईआरटी 101 का, जब तक आपकी एनसीईआरटी चलेगी, सो दिस इज अ फिक्स टाइम टेबल फॉर एनसीईआरटी 101। एनसीईआरटी 101 के लिए टाइम टेबल फिक्स है, इसी टाइम टेबल का आपको क्या करना है दोस्तों, पालन करना है, यही टाइम टेबल आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, यही हम रखने वाले हैं, ठीक है ना, सभी को मिल गया। चलिए सो गाइज यहां पर थोड़ा सा मैप 101 जो है इसको हमने रीब्रांड कर दिया है आपका क्या, यूपीएससी 101, ठीक है, अब मैप 101 चला गया है, अब आ गया है क्या आपके पास यूपीएससी 101, और यूपीएससी 101 का हमने नाम बदला है बस मैप 101 को। यहां पर यूपीएससी का पूरा सिलेबस जो पूरा कोर्स है वो आज आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आज आपको मिल जाएगा, यू विल गेट दैट बाय टुडे, ठीक है, आज मैं रात को या कल दिन में आपको ये भी मिल जाएगा, इसकी भी चिंता मत करो। करंट अफेयर का देखो, करंट अफेयर का आपको पता है मॉर्निंग एडिटोरियल होता है, मॉर्निंग द हिंदू का शो होता है, बाकी तो करंट इवेंट होते हैं यार इसके ऊपर, तो इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा, बट इसकी भी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी आपको मिल गया है। देखो ज्योग्राफी का मेरा होगा, ज्योग्राफी का आपको टाइम टेबल यहां पे अभी फिक्स मैं तब करूंगा जब ये चीज फिक्स हो जाती है ना मेरी, ठीक है, ये चीजें फिक्स हो जाएंगी तब ज्योग्राफी का टाइम टेबल भी फिक्स कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फिक्स करनी है यार, तो मेरे को थोड़ा सा उन चीजों में समय लग रहा है, तो जैसे ही फिक्स होता है विल फिक्स दैट ऑल्सो, उसको भी हम फिक्स कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चारों चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, चारों के चारों चैनल आपके यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। साथ ही साथ मित्रों मैं बता दूं आपको दोस्तों, मेरा यहां पर अनअकैडमी ऐप के ऊपर भी मैं हूं आपके साथ, जहां मैं क्विज करता हूं, जहां पर मैं स्पेशल क्लास करता हूं, जहां पर मैं यूपीएससी का जो आपका प्लस कोर्स है उसको करता हूं, ठीक है, तीनों चीजें यहां पे होती है। आज स्पेशल क्लास भी हम करेंगे शायद 10 बजे हमारी 10 PM के ऊपर, देखते हैं हम शायद आपकी स्पेशल क्लास करें, तो उसका भी टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। सुमित 10 ये जो है ये मेरा कोड है, ठीक है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10%, जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करोगे यू विल यूज दिस कोड एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है दोस्तों, देखो आज का टॉपिक का नाम है हवा, एयर। अभी एयर कहां पाई जाती है दोस्तों, अपने एटमॉस्फेयर में। देखो हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक एनवलप बना होता है, ठीक है, एक गैस का एनवलप बना होता है, उसी गैस के एनवलप को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में बोलूंगा तो एटमॉस्फेयर इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। हिंदी में क्या कहेंगे सर, कि जो जलवायु है, जो आपका एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सर, हिंदी में इसको बोल देते हैं, नीचे लिख रहा हूं मैं यहां पर, वायुमंडल। तो हिंदी में अगर मैं कहूंगा वायुमंडल तो आप क्या बोलोगे सर, वायुमंडल कुछ नहीं, पृथ्वी के चारों ओर फैला एक गैस का आवरण, जिसमें बहुत सारी गैस, जिसमें बहुत सारे धूल के कण, जिसमें बहुत सारा जलवाष्प उपस्थित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, इसको हम बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, दिस इज द वायुमंडल। ये बात क्लियर है सभी को, वायुमंडल है सर, सिंपल है, इसी में तो हवा पाई जाती है। इस वायुमंडल का डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे कितने प्रकार से। देखो वैसे मैं बहुत डिटेल में कराने वाला हूं इसको, जब हम करेंगे अपना एनसीईआरटी, जब हमारा कोर्स करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, बट यहां पर हम कुछ ही बातें जो है नॉर्मल बातें जो एनसीईआरटी में लिखी है वो पढ़ेंगे। याद रखना यहां पर मैं सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूं विच आर रिटन इन द एनसीईआरटी, दैट मीन्स सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर की चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि जब मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो उसमें डिवीजन में बहुत सारी चीजें आती हैं।
यहां पर नहीं है, मैं बताऊंगा अभी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो। देखो अपनी अर्थ जो है ना भाई साहब, वो चारों तरफ से एक बड़े से ब्लैंकेट से, बड़े से कंबल से ढकी हुई होती है, और उस कंबल को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अपनी पृथ्वी चारों तरफ से कंबल रूपी हवा के ब्लैंकेट से, ठीक है, कंबल से ढकी हुई होती है, और उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? दैट इज द एटमॉस्फेयर। उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सब के सब एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यहीं से जो आप सांस लेते हो उसके लिए हवा आती है, ठीक है। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड ऑन द अर्थ, दे आर डिपेंडेंट अपॉन दिस एटमॉस्फेयर। सबका इस पे सर्वाइवल निर्भर करता है। अगली बात क्या कर रहे हैं दोस्तों? इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। जो हम सांस लेते हैं ना, जो हवा लेते हैं, वो यहीं से तो आती है, और यही है जो हमें सूर्य के प्रकोप से बचाता है। यही सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से हमें क्या करता है दोस्तों? प्रोटेक्ट करता है। अब देखो ये बात हुई। अगली बात क्या है दोस्तों? विदाउट दिस ब्लैंकेट, अगर ये ना होता ना, तो क्या होता पता है आपको? दिन में तो हमें हीट इतनी होती कि हम जल जाते, और रात में ठंड इतनी होती कि हम जम जाते। अगर एटमॉस्फेयर ना होता, अगर वायुमंडल ना होता, तो दोस्तों कह रहा है दिन में इतनी गर्मी होती कि अपन सारे लोग जो हैं वो क्या होते दोस्तों? जल जाते, ठीक है। सूर्य की कृपा से हम जल जाते। और लेकिन रात में क्या होता दोस्तों? अगर आप नहीं करते तो रात में क्या होता गाइज? रात में इतनी ठंड होती कि हम जम जाते। तो ये जो ब्लैंकेट है, जो पृथ्वी के ऊपर जो काम कर रहा है, ये जो ब्लैंकेट है दोस्तों, ये ब्लैंकेट जो है हमें इस सब चीजों से क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो चारों तरफ से ढकी हुई है दोस्तों इस परत के द्वारा, और इसी परत को हम क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों? दिस इज व्हाट? क्या बोल रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पे डिपेंडेंट होते हैं। ये पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, ऐसी जो ये एटमॉस्फेयर है ना, इससे होके आती है, ये एक छलनी का काम करता है, तो सूर्य की सारी किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती। इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है, जैसे एक लेयर का नाम है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, अभी बताऊंगा, और उसी में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। और ओजोन गैस की एक अलग से लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? अल्ट्रा वायलेट रे से, यूवी रे से। भाई साहब अगर ये यूवी रेज आपके पास पहुंचने लग जाए तो क्या है? खेल खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तुरंत यू विल बी लाइक टर्न इनटू एसेस, पलक झपकते ही मामला समाप्त। इतना तो खैर नहीं, लेकिन हाँ हमें दिक्कत हो जाएगी, अपना सर्वाइवल ही नहीं है। तो यही एटमॉस्फेयर है जो हमें प्रोटेक्टिंग कवच जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हिंदी भाषी जो हमारे छात्र विद्यार्थी वो देखेंगे तो पृथ्वी पे चारों ओर एक विशाल कंबल से घिरी हुई है, कंबल टाइप स्ट्रक्चर है, और उस कंबल टाइप स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट कंबल टाइप स्ट्रक्चर इज नथिंग बट नॉन एज द वायुमंडल। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको अपने अस्तित्व के लिए इस वातावरण पर निर्भर रहना पड़ता है, ये फैक्ट है दोस्तों। ये हमें वायु प्रदान करता है, हम इसमें सांस लेते हैं, और सूर्य की किरणों का हानिकारक प्रभाव से हमें बचाता है। ये संरक्षण जो है इस कंबल के बिना, अगर ये कंबल ना होता, सपोज ये कंबल नहीं होता ना, ये पृथ्वी के चारों तरफ अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो अपन क्या होते भाई साहब? अपन गर्मियों में तो क्या थे? जल जाते, और सर्दियों में क्या हो जाते? अपन जम जाते, अगर ये ना होता तो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये अपना हिंदी में है, ठीक है, हमने देख लिया। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सर ये जो एटमॉस्फेयर आपने बताया है, ये पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है, इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, मतलब इस एटमॉस्फेयर में है क्या क्या। देखो वैसे इसमें बहुत सारी चीज होती हैं, बट अपने को जो पढ़ना है वो मैं बताता हूं। वैसे इसमें होता क्या क्या है, लेट्स डिस्कस। देखो सबसे पहली बात जो इसमें होती है वो होती है बहुत सारी गैस। क्या होती है? बहुत सारी गैस। उसके बाद क्या होता है सर? इसमें सर होता है डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। और क्या होता है सर इसके अंदर होते हैं अपने, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका, तो इसके अंदर होता है वेपर मतलब जलवाष्प। पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, पहला हाइग्रोफोबिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक, दूसरा हाइग्रोफोबिक। दो प्रकार के यहां पे क्या होते हैं दोस्तों? आपके पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब एक जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, दूसरा ना। लेकिन देखो यहां पर क्या है ना, ये छोटे बच्चों की क्लास 7वीं क्लास है, तो ज्यादा बोझ नहीं दिया गया, इनको सिर्फ बताया गया गैस, मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको भी उतना ही पढ़ना है ना भाई। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अपने आप को हम एनसीईआरटी तक लिमिट रखेंगे। सो इसके अंदर क्या बताया गया? गैस, कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उन गैसेस के बारे में यहां पर क्या की गई है चर्चा। सो चलिए बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी गैस यहां पर प्रेजेंट होती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दोस्तों, तो यहां जो गैस प्रेजेंट होती है हमारे पास होती है नाइट्रोजन। कितनी होती है दोस्तों? 78% हमारे यहां पे उपस्थित होती है। उसके बाद होती है सर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है 21% हमारे पास, सबको पता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.0। देखो यहां बच्चा कंफ्यूज होता है,
हम ऑर्डर में अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे कौन सी है, 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस प्रेजेंट होती है वो होती है आर्गन। 4 नंबर पर आती कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, दैट इज ओनली 0.03% प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सिर्फ इतनी मात्रा में प्रेजेंट होती है। आर्गन जो होती है इट इज प्रेजेंट इन 0.93%, है ना। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैडम दिखा रही है आपको, देखो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, एक पाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों इस प्रकार से, है ना, कि कौन सी गैस कितनी प्रेजेंट है। यहां पर नाइट्रोजन बोला गया सर 78%, मतलब एटमॉस्फेयर का ज्यादातर भाग जो है वो किससे भरा हुआ है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जरूरी भी होती है। आप जो सांस लेते हो इसमें नाइट्रोजन भी खींच रहे हो आप, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन भी खींच रहे हो, लेकिन नाइट्रोजन को बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन अपने कोई काम की है नहीं, है ना। साथ ही साथ में जो पेड़ पौधे, इनके लिए नाइट्रोजन बहुत काम की, लेकिन पेड़ पौधे भी पता है इस नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले सकते। सीधा नाइट्रोजन पेड़ से जो पत्ते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नहीं भाई, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इस नाइट्रोजन को अगर पेड़ पौधों को इस्तेमाल करना है, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है यार ये, ठीक है। पेड़ पौधे बिना नाइट्रोजन के काम नहीं चला सकते। अब क्या सर वो सीधा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, नहीं मित्रों। तो इसको क्या किया जा सकता है सर, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिक्स मतलब इसको कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, किसके अंदर, इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर, ठीक है। सर कौन करता है सर ये काम, सर ये नाइट्राइट और नाइट्राइट के अंदर जो कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या होता है दोस्तों, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो इसको नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। तो ये नाइट्रोजन सीधा नहीं जाएगा। पेड़ पौधे कैसे लेंगे इसको, पेड़ पौधे इसको लेंगे अमोनिया के रूप में, ठीक है। तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है और 78% हमारे यहां पे पाया भी जाता है, ठीक है। फिर अगली बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन, जिसको सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो 21% है। कहां से मिलती है आपको ये भी पता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मेनली फोटोसिंथेसिस, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जिनमें जो हरे पेड़ पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, वो अपना भोजन बनाते हैं, तो अब बाय प्रोडक्ट के रूप में इसको रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.0, देखो स्टार्टिंग से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड खराब होती, तो जब मैं पृथ्वी को बना रहा था ना, तो उस समय मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालता ही नहीं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी गैस बनाई थी। जब मैंने पृथ्वी को बनाया था तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मैंने बहुत सारी और भी गैस बनाई थी जो एटमॉस्फेयर में रखी थी। इनका एक महत्व था, मैंने इसीलिए बनाया था भाई। ऑक्सीजन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि सांस लेने में जरूरत है, तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर सके, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि पेड़ पौधे अपना पेड़ पौधों को भी तो चाहिए होगा ना। पेड़ पौधों में फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन ही तो होता है। तो वहां पर तो मैंने, ठीक है, मैंने नाइट्रोजन भी डाला, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भी डाला, 0.03% डाला। मैंने अपने हिसाब से सही किया था, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से इसकी मात्रा को कम रखा था, क्योंकि इतनी मात्रा आवश्यक है। कैसे आवश्यक है अभी बताऊंगा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया है, और इसी वजह से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिनको हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रही बात। लेकिन मेरा दोष नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत लिमिटेड मात्रा में डाली थी 0.03%। लेकिन आप लगातार क्या कर रहे हो दोस्तों, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। आप लगातार क्या कर रहे हो दोस्तों, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म, जीवों के अंश से बना है। जैसे फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है सर, इसमें आएगा सर कोयला, जिसको कोल बोलते हैं सर, और क्या आएगा सर इसमें, सर इसमें आएगा पेट्रोल, और क्या आएगा सर डीजल। ये सब क्या है दोस्तों, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स। तो मैंने तो हिसाब से ही डाल ली थी। आर्गन इनर्ट गैस होती, इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कोई रोल नहीं होता। ये कैसे बनती है सर, आर्गन अगर मैं बात करूं, जो हमारी रोक नहीं होती है, पोटेशियम रोक जो होती है, उनसे आर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। जब उनका डिके होता है तो उनसे आर्गन बनती है। तो ये अलग अलग बात है। और बाकी जो गैस है, और बहुत सारी चुटकुट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, पार्गन, ये सब, तो ये कितनी पाई जाती है दोस्तों, ये प्रेजेंट होती है 0.04%। ये मैं लोअर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रोपोस्फेयर। मान लो ट्रोपोस्फेयर तो स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब 0 से लेकर मैं लगभग बात कर रहा हूं आपका 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उससे ज्यादा मैं जा नहीं रहा हूं ऊपर।
क्योंकि ऊपर जाने के बाद चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। मैं होमोस्फेयर की बात कर रहा हूं, सॉरी मैं आपका हेट्रोस्फेयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें सारी गैसें कंप्लीट मिक्सचर में, मैं वही बोल रहा हूं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अलग अलग हो जाती है, बट अभी इतना ही देखना है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में ये गैस हमारे पास पाई जाती है, मैडम ने बता दिया, मैंने भी आपको बहुत सारी बातें बताई। मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट गैस। अगर ये नहीं होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट आज एक समस्या है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट एक समाधान भी है। समस्या नहीं, वो एक समाधान था, तुमने समस्या बना दिया। मैंने एक समाधान दिया था आपको, वो क्यों था मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं क्या होता है। सर व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो पहले डायग्राम की तरफ देखना क्या होता है, इधर देखना, डायग्राम की तरफ देखना इधर, ठीक है, डायग्राम की तरफ देखना सर। पहले ऑक्सीजन तो बहुत लेट आई थी, देखो यही चीज है, यही मैं बता रहा हूं। अब मुर्गी पहले आई थी, अंडा पहले आया था, वो समझने के लिए आपको इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर सीखना पड़ता है, तो उतना डिटेल अपन यहां नहीं करते। बाकी मैंने प्लस वाले बच्चों को बताया हुआ है, इसकी उत्पत्ति फिर डिफरेंट स्टेज में हुई है। जो पहला स्टेज था एटमॉस्फेयर का, वो रिड्यूसिंग स्टेज था, बताया हुआ है भाई। अरे जो प्लस वाले बताओ, रिड्यूसिंग स्टेज में क्या ज्यादा था, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा मात्रा में था। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, पहले क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी, फटा सब कुछ। जब वायुमंडल फटा तो क्या हुआ, उसके चारों तरफ बहुत सारे गैस और बहुत सारी नेबुलर डस्ट थी। तो पृथ्वी जब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा तो वो चारों तरफ जो गैस और जो पार्टिकल घूम रहे थे उसको अपनी तरफ खींचना, तभी एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर रुका क्यों है पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन जब पहले स्टार्टिंग में क्या ज्यादा थी, हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा थी, फिर इसके अंदर CO2 भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी। फिर इसके बाद दूसरी स्टेज में क्या होने लगे, वोल्केनो फटने लगे, ज्वालामुखी आने लगे, ज्वालामुखी से CO निकलने लगा, इसमें वेपर निकलने लगे, वाटर वेपर आ गए, ठीक है। तो अब तीसरी स्टेज आई, तीसरी स्टेज में ओशियन का निर्माण हुआ, सी फॉर्मेशन हुई। तो जो वाटर वेपर थे ये कंडेंस हो गए, किसमें, समुद्र बना दिया इन्होंने, है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपका क्या होने लगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने लगा, डिक्रीज। क्यों, हमारी जो चट्टान है वो रिएक्ट करने लगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम वाली रॉक वो बनने लगा, चूना पत्थर बनने लगे। तो धीरे धीरे हुआ। फिर लास्ट स्टेज पे क्या हुआ है दोस्तों, फिर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है, जब ग्रीन एल्गी आ गई थी, फिर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होने लगी जब जाके। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, बट आपको अभी इतना दिमाग नहीं चलाना यार, है ना, अभी नहीं देखना। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारी बच्चों को मैंने बताया हुआ है कि क्या स्टेज होती है, बट ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं यार, एनसीईआरटी में इतना नहीं है। कल को बच्चा एनसीईआरटी खोल के देखा करो, सर जी ये क्या करवा दिया तुमने, तो एनसीईआरटी में ही नहीं, वो मेरे को अलग से गाली देगा, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो, एनसीईआरटी में तो है नहीं है। तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू गिव यू द नॉलेज व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द एनसीईआरटीज, है ना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो लेट्स फोकस ऑन द एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में बात हुई है ग्रीन हाउस गैस की, ग्रीन हाउस गैस की एक छोटा साइड में कॉलम दिया हुआ है उसमें, तो उसमें क्या बोल रहा है उसने, देखो मैं एनसीईआरटी में बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो होता क्या, ये सूर्य महाराज है ना भाई, सूर्य महाराज हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। सर सूर्य के पास ऊर्जा कहां से आई बताओ, ये तो आपको सोचना चाहिए, मैं बता देता हूं। देखो सन के अंदर क्या हो रहा है मित्रों, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सन के अंदर क्या हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन, परमाणु अभिक्रिया, उससे ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी हमारे तक पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हमारे तक आती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम अलग अलग से बांटते हैं लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के आधार पे, ठीक है। सूर्य जो किरणें आती है उनको बांटते नहीं, अल्फा बीटा गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, ये रेज वो रेज, यूवी रेज, ठीक है, एक्स रेज, वो सब किसके आधार पे होता है, फ्रीक्वेंसी। तो जब सूर्य से किरणें आती है ना दोस्तों, ये किरणें आती हैं, इनकी बहुत तेज फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, और वेवलेंथ कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम शॉर्ट वेव। तो सूरज से जो किरणें आती है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव की होती है, इनको रोकना संभव नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इसीलिए नीचे आ जाती है, धरती से टकराती है। अब धरती से टकराकर, जब धरती से टकराकर धरती एब्जॉर्ब करती है, फिर रात में धरती भी क्या करती है, इनको रेडिएट करती है, पृथ्वी से भी रेडिएशन निकलता है, क्योंकि जब रात में पृथ्वी एब्जॉर्प्शन करती है तो पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है ना। एंड अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ,
जब किसी भी बॉडी का तापमान 0 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसमें से हीट निकलने लगती है, दैट इज नोन एज द रेडिएंट हीट। तो पृथ्वी भी रेडिएशन निकालेगी। अब जो पृथ्वी से रेडिएशन निकालेगी ये तो हाई फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन जो पृथ्वी से निकलती है ये लो फ्रीक्वेंसी की होती है, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, लो फ्रीक्वेंसी होती है और हाई वेवलेंथ होती है इनकी, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव। तो पृथ्वी से जाने वाली ये लॉन्ग वेव जो सूरज की किरणें टकराती है, धरती से टकरा के वापस जाती है ना, अब नियम क्या होना चाहिए, सूरज से आ रही है टकरा के वापस जाएगी, ठीक है, तभी बैलेंस बनेगा भाई, तभी तो बैलेंस बनेगा। लेकिन होता क्या है, जो ये धरती से टकरा के किरणें जाती है ना, इनमें कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन है, सबसे अधिक है। वो क्या करती है, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है इससे, ये जाने वाली गैसों को रोक लेती है। पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कम सेट किए थे, मैंने कम कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे, तो जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड सेट किया था तो क्या होता था कि कुछ किरणें नीचे की ओर वापस वो एब्जॉर्ब करके नीचे छोड़ देता था और बाकी वापस चली जाया करती। लेकिन तुम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब हो क्या रहा है, जो धरती से टकरा के किरणें वापस जानी चाहिए एनवायरमेंट में, वो जा नहीं पाती, वो यहीं पे बंद होकर रह जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर में, और लगातार तापमान बढ़ता रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखो मैं बहुत सिंपल सी आपको साधारण सरल शब्दों में समझाऊंगा, समझने का प्रयास करना। ये है मेरे पास क्या, सरफेस, धरातल, ठीक है, ये धरातल है, और ये मेरे पास है दोस्तों सूर्य महाराज, सन, ठीक। और बीच में अगर मैं आपसे बात करूं तो बीच में अपने पास क्या होगा, वी हैव एटमॉस्फेयर, ठीक है भाई। बीच में हमारे पास क्या है, यहां पर ये मान लिया हमने एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैस है, जैसे एक गैस होगी अपने पास CO2, ठीक है, ऐसे अपने पास मीथेन भी है CH4, ठीक है, ऐसे अपने पास H2O भी है H2O, ठीक है, 2H और इसके साथ में एक O, ठीक है, ये भी हो गया, ऐसा मान लिया हमने। तो ये अपनी अपनी गैस है। अब होगा क्या, सूर्य से जो किरणें आती हैं, ठीक है, मैं किरणों को दिखा रहा हूं यहां से, किस कलर में, आपका रेड कलर में, ये आई, इस पे टकराई। अब वाटर की तो कैपेसिटी क्या है, ये आने वाली किरणों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी की तो क्षमता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पे इन पे गिरती है ना, तो ये क्या करती है, इनकी इतनी क्षमता नहीं, इतनी औकात नहीं है सूर्य की किरणों को रोक ले, तो ये आने देता है, ये आती है पृथ्वी तक, लेकिन ये भाई साहब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वाटर की क्षमता होती है वो एब्जॉर्ब, वो सूरज से आने वाली किरणों को भी एब्जॉर्ब करता है और धरती से टकरा के जाने वाली किरणों को भी एब्जॉर्ब करता है। तो इस प्रोसेस में सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ रही हैं, ऐसे वाटर ही ऐसा है जो सूर्य की किरणों को, आने वाली किरणों को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके अलावा और भी होता है, कौन कौन होता है सर, एक तो होता है वाटर और दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने वाला, जिसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है, O3, और एक होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये सूर्य की इनकमिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब यही तीन चीज करती है, इनकमिंग रेडिएशन को ये तीन ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी सारी किरणें सीधी आती हैं, बिकॉज ये किरणें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की हैं, बहुत शॉर्ट वेव हैं ये। अब जहां टकराई, पृथ्वी का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे वो 0 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो पृथ्वी का भी मन करेगा कि मैं भी कुछ रेडिएट करती हूं, बाकी कर रहे हैं, सूर्य कर रहा है, तो मैं भी क्या करती हूं, रेडिएट करती हूं। अब मैं तो मना करूंगा भाई मत कर, लेकिन ये मानने वाली नहीं है, ठीक है, मैं तो कहूंगा मत कर, लेकिन ये मानने वाली नहीं है, अभी रेडिएट करेगी ही करेगी। तो उसी रेडिएशन को देखना ध्यान से। अब ये सूर्य से टकरा के ये किरण वापस जाती है, ऐसे है ना, ये ऐसे वापस जाती है। अब होगा क्या, समझना मेरी बात, अब क्या होगा, अब ऐसा होगा दोस्तों, देखो कुछ किरणें तो वापस चली जाएंगी एटमॉस्फेयर में, और नियम भी यही कहता है, तभी बैलेंस बनेगा। नहीं तो सूरज की किरणें सारी आए और एटमॉस्फेयर में रुक जाए ना, होता है ना। दिन में आपका तापमान बढ़ता है, मान लो दिन में बढ़ा 40 डिग्री हो गया, आज का दिन का तापमान मानते हैं 40 डिग्री गर्मियों में, रात में वो कितना हो जाता है, घट के 40 से घट के हो जाता है सर जी 30, 31, फिर अगले दिन फिर तापमान बढ़ता है, फिर बढ़ के 40, फिर रात में फिर कम हो जाता है। और सोचो वो रात में कम ना हो, ये पृथ्वी से रेडिएशन टकरा के हीट का लॉस हो ही ना, तो क्या होगा सर जी, दिन में था 40, अगले दिन बढ़ने शुरू हुआ 60, अगले दिन बढ़ा 80, उसके अगले दिन बढ़ा 100, काम खत्म हो गया ना ऐसे। तो नियम क्या कहता है, जितना आना है उतना जाना है। मुझे ये बात पहले पता थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे एटमॉस्फेयर में जो तापमान है वो ना रुके इतना, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। लेकिन सोचो अगर मैं सारी हीट को रिलीज कर दूं, तो दिन में तापमान +40 सारा निकल जाए, रात में तापमान फिर से -40। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ना रखता ना उस समय पे, तो आपकी पृथ्वी का तापमान -19 डिग्री सेंटीग्रेड होता, वो भी इक्वेटर के ऊपर। सोचो कितनी ठंड होती रात के अंदर, दिन में होता 40, रात में -19।
रह पाते, नहीं रह पाते, मुझे पता था नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने एक सिस्टम बनाया कि कंबल बनाते हैं बीच में एटमॉस्फेयर नाम का। वो क्या करेगा, उसमें कुछ ऐसी गैस रखेंगे, सूर्य से किरणों को आने तो देगा, लेकिन जब वो टकरा के जाएंगी कुछ किरणों को वो रोक लेगा, कुछ को रोकेगा, बाकियों को जाने देगा, गेट पास दे के भेज देगा, है ना। और उन्हीं गैसों को हमने नाम क्या दिया था दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस, जो रोकती हैं पृथ्वी से आने वाली किरणों को। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लिया इसने, क्या कि चल निकल नीचे चल ले, कल चली जियो, आज जाना जरूरी थोड़ी ना है, कल चली जियो, ए भाड़ मेरे को तो जाना पड़ेगा, ये भाड़ जाना पड़ेगा, ए कल चली जियो, कौन सा काम करना है, ऐसे मतलब टाइप से, ठीक है, ऐसे होगा यहाँ पे। और ये इनकी कोई सहेली नहीं है तो ये चली जाएंगी वापस। लेकिन यहां पर याराना बहुत बढ़ गया, ठीक है, तुमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई है उससे बहुत याराना बन गया है, और उस याराने की वजह से क्या हो रहा है, जो पृथ्वी से टकरा के जो किरणें एटमॉस्फेयर में चली जानी चाहिए थी वो नहीं जा पा रही हैं, और उसी की वजह से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड में ना बनाता तो क्या होता, तो पृथ्वी का तापमान दिन में था 40, रात में -40, तुम मतलब अपन लोग जिंदा ही नहीं हो पाते, ठीक है, लाइफ सस्टेनेबल होती ही नहीं यहाँ पे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो जो बनाया था तो सिस्टम अच्छा बनाया था मैंने, लेकिन भैया कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो गया, अब वही बात हो, ये बायोलिकल चली जियो ना, आज जाना जरूरी थोड़ी ना, ए बैठ जा, ए मन काम, अरे काम बाद में कर लियो, क्या काम करना है। हमारे एक छोटूराम मास्टर थे, वो पता क्या कहा करते, ठीक है, एक सवाल ऐसे पूछा, ठीक है, मैं गया उनके पास एक दिन क्वेश्चन लेके मैं, ठीक है, सवाल सही में था, ऐसा सवाल था ना टाइम एंड वर्क का, तो मैं बताया मैं हिंदी में पढ़ता था, तो हमारे हिंदी मास्टर हुआ करते, छोटूराम सर नाम था उनका, गांव के एकदम देसी आदमी, कुर्ता पजामा पहन के आया करते, और कुर्ते पजामे को ऐसे संगवा के बैठ जाया करते वो। तो मैं सवाल लिख गया उनके पास, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि सर एक महिला एक काम को करती है 5 दिन में, 7 महिला उस काम को कितने दिन में कर देगी, या ऐसा कुछ था कि मैं 2 महिलाएं और लगा दूं तो अब काम कितने दिन में हो जाएगा। मैं लेके चला गया, तो कह रहा ये एक सवाल में क्या है, मैं कहा सर बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कह रहा बताना क्या है, एक महिला 7 दिन में करती थी, अब ये तुमने 7 महिलाएं ले आओ, ये कुछ नहीं करेगी, बैठ के बात करेंगी, ठीक है, मतलब इस तरीके के मतलब जबरदस्त आदमी थे, मतलब टीचर बहुत अच्छे थे यार, मतलब मजा आ जाता था। तो वो वाली बात है ना। तो पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था, ग्रीन हाउस गैस कम थी, तो क्या था, वो बैलेंस बना रहता था। लेकिन अब तुमने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, हीट ट्रैप ज्यादा हो रहा है, और हीट ट्रैप ज्यादा होने की वजह से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैस रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ध्यान से समझना क्या कह रहा है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ अन्य गैस जो एटमॉस्फेयर में आप रिलीज करते हो, दे क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है जो मैंने अभी बताया, और उसकी वजह से क्या होती है, जो सूर्य से धरती से टकरा के जाने वाली किरणें वो ट्रैप हो जाती है। दिख रही है आपको, ये जो नीचे से जा रही है, कुछ वापस जा रही है, लेकिन कुछ ज्यादा ट्रैप हो रही है ना। अब सूरज से भी किरणें आ रही हैं और एटमॉस्फेयर भी रेडिएशन दे रहा है हमें नीचे, तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे यहां तापमान बढ़ता है। When the level of these greenhouse gas increase due to the factory smoke, fumes, heat retained increase the temperature of the earth, which is the known as the global। अब देखो आज क्या हुआ है, आज ये था ऊपर से किरणें आ रही थी, है ना, अब क्या हुआ, टकरा के गई तो कुछ को रोक लिया इसने, बायली कल जाइयो, है ना, लेकिन कल और बायली आने वाली है इसकी, उनको कहां रोकेगी, तो कल और, तो मतलब अब हीट बायली दो तरफ से आ रही है, एक तो इधर से भी आ रही है और सूरज भी बहुत बायली भेज रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसी से टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, सच प्रोसेस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और तापमान लगातार बढ़ता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं आपका दोस्तों, सच इफेक्ट इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को फंसा लेती हैं, और इसी से ग्रीन हाउस गैस पैदा होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये जा रही थी, इसको फंसा लिया, ठीक है, फंसा लिया से मेरे को एक दूसरा उदाहरण याद आ रहा है, बट बताऊंगा नहीं, थोड़ा सामाजिक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब ये कह रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है कहां से आती है, फैक्ट्री से, कार से, यहां से आती है, और ये क्या करती है, इसी प्रकार से हीट को फंसा के रखती है, और पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट, और सभी बच्चों को लाइक करना है यार। देखो वीडियो को लाइक और शेयर यार दोनों चीज करो, ठीक है। आप देखो चीजें कर नहीं रहे हो, सभी बच्चे लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे फटाफट से, ठीक है। सभी बच्चे
लाइक करो और शेयर भी करो, मैक्सिमम शेयर करो इसको, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है यार, मुझे अच्छा लगता है। देखो वैसे मुझे आपके लिए काम करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं जो सोच लिया मैं करूंगा, मतलब मैं करूंगा, है ना, मैं सोच लिया तो भाई करना है, अब करना है। लेकिन बात क्या होती है ना कि अगर आप करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार जितना मैं सोच रहा हूं बच्चों के बारे में, वो भी मेरे बारे में सोचते हैं, तो अच्छा लगता है, कनेक्शन बनता है, एक फीलिंग आती है अच्छी, तो वो वाली बात है। अदरवाइज तो नहीं करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो भी ऐसा नहीं है कि मैं काम करना छोड़ दूंगा, मैं काम तब भी करूंगा। अब देखो सर इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, देखो इफेक्ट ये हैं सर, अब ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो इससे क्या होगा भाई, तापमान बढ़ेगा, अब धीरे धीरे देखना, चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न, भाई साहब जो बारिश का और जो बर्फ गिरने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। अब बर्फ पहले कभी किसी टाइम पे गिरती थी, अब किसी टाइम पे गिरेगी, है ना। जो तूफान थे वो और तेज आने लगेंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। डैमेज कोरल्स, जो समुद्र के अंदर कोरल रीफ्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। सी लेवल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बर्फ जो है, जो ग्लेशियर है वहां से बर्फ जो है, देखो लेस स्नो एंड आइस, यहां पे एक तो बर्फ गिरेगी भी कम, और दूसरा जो गिरेगी अधिक तापमान की वजह से पिघल के नीचे आ जाएगी, पिघल के जब नीचे आएगी तो वो नदियों में पानी आ जाएगा, तो समुद्र का जल स्तर क्या करेगा, बढ़ेगा। अब जो कोस्टल सिटी है, जो तटीय इलाकों में है, वो क्या होंगे, समुद्र में डूबने लग जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, समुद्र भी गर्म होगा, और समुद्र जब गर्म होगा तो अपन तो ठीक है एसी लगा लेते हैं, लेकिन जो समुद्र के अंदर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और जो समुद्र के जीव जंतु है ना वो इसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ होने लगती है, इसीलिए कोरल रीफ डैमेज होते हैं, फिर मछलियों का हिसाब किताब खराब हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। ज्यादा सूखा पड़ने लगता है, ड्रॉट ज्यादा पड़ती है, सूखा ज्यादा पड़ेगा, बारिश कम होगी तो वाइल्ड फायर होने लग जाएंगी, है ना। तो ये सारी सारी चीजें जो हैं वो होती हैं आपकी, ठीक है। चेंज इन द प्लांट लाइफ साइकिल, पेड़ पौधों का पूरा साइकिल जो है वो चेंज हो जाएगा। आपके इलाके में धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो पशु पक्षी यहां से माइग्रेट करने लग जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी से लॉस होगा। तो ये इफेक्ट हैं दोस्तों किसके, ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे, दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है। अब बात करते हैं दोस्तों एयर सर्कुलेशन और कन्वेक्शन साइकिल, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जो हवा है ना, ठीक है, जब गर्म होती है तो किस प्रकार से बिहेव करती है वो समझना पड़ेगा। एयर सर्कुलेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, इसने बताने का प्रयास किया आपके साथ। हवा गर्म होती है, पृथ्वी से ग्राउंड है, पृथ्वी से टकरा के जब हवा गर्म होती है तो गर्म हवा ऑलवेज क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है, ठीक है, ये ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर जाती है, हवा ठंडी हो जाती है ग्राउंड, क्योंकि हवा मुख्यतः सतह से गर्म होती है, ठीक है। तो हीट सोर्स क्या है, देखो मैं मान लेता हूं ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अर्थ गर्म है, हीटेड सरफेस है, तो ये गर्म है, तो जो हवा इसके साथ में लगेगी दोस्तों वो भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और जो गर्म हवा होगी वो क्या करेगी, गर्म हवा हल्की हो जाएगी, और हवा हल्की होके क्या करेगी, इट विल असेंड, ऊपर की ओर उठेगी, ये हवा का काम है। तो गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठती है, यही बोला गया, व्हेन एयर इज हीटेड, जब आप हवा को गर्म करोगे इट विल एक्सपेंड, फैलती है, ये फैल गई, देखो फैल गई हवा, और फैल के क्या करेगी, ऊपर उठेगी, इट गोज अप, ऊपर जाएगी, और ठंडी हवा इसका स्थान लेने की, ऊपर जाएगी, और ऊपर से क्या होगा, ये ऊपर जाएगी, और ऊपर जाके जो ठंडी हवा है इसके मुकाबले वो आपका नीचे की ओर आएगी इसका स्थान लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऊपर ठंडी हवा भी होती है, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली हवा गर्म क्यों थी दोस्तों, बताओ, नीचे वाली हवा सर इसलिए गर्म थी क्योंकि पृथ्वी से हटी हुई थी, ऊपर तो है ना, तो ऐसा ये साइकिल बनता है। आप देख रहे हो हवा नीचे से ऊपर जा रही, पूरा साइकिल बन रहा है, फिर ये नीचे से फिर गर्म होगी, फिर ऊपर चली जाएगी, तो इस साइकिल को बोलते हैं हम कन्वेक्शन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन साइकिल, मतलब संवहन चक्र, क्या बोलेंगे इसको, संवहन चक्र। तो याद रखना, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है ऑलवेज वार्म एयर क्या करेगी, राइज करेगी, जब राइज करेगी तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। दूसरी ओर जब हवा ठंडी होके, जब ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी, सोचो जब नीचे की ओर आ रही है, आप किसी को दबा रहे हो मतलब प्रेशर लगा रहे हो आप, तो यहां जाओगे तो हाई प्रेशर होगा, इधर लो प्रेशर होता है। तो याद रखना, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो इट विल क्रिएट लो प्रेशर जोन, जब हवा गर्म होकर नीचे बैठती है तो इट विल क्रिएट हाई प्रेशर जोन। समझ में आ रही बात, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो फटाफट से, है ना। तो यही बता रहा है दोस्तों आपको कि गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे जाती है, जो पूरा साइकिल है, दिस कंप्लीट साइकिल इज द कन्वेक्शन साइकिल, संवहनी चक्र। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, अब ये बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यार, एटमॉस्फेयर को मैं कई तरीकों से बांट सकता हूं, मैं आपको बताता हूं, एटमॉस्फेयर को मैं कई तरीकों से बांट सकता हूं। पहला मैं बांट सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, दूसरा मैं बांट सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तीसरा मैं बांट सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, फिर मैं बांट सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन।
लेकिन देखो आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको छोटी छोटी बातें बताई जाती है क्या कि एटमॉस्फेयर को आप 5 भागों में बांट सकते हो। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जो नीचे वाला लेयर होता है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जो नीचे एवरेज ये वाला इलाका है, ठीक है, इसने 10 किलोमीटर दिखाया, 0 से 10 एवरेज। बाकी ये ट्रॉपिकल एरिया में ये होता है लगभग 15 से 16 किलोमीटर ऊंचा, और पोलर एरिया में ये 8 से 9, क्योंकि पोल जो होते हैं पोलर एरिया के अंदर में आपका वो नीचे होता है। एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर है वो बहुत ऊंचाई तक नहीं होता, क्योंकि कन्वेक्शन करंट नहीं जाते, हवा ऊपर जा ही नहीं पाती। बट एवरेज में मान लो तो 0 से 10 होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है दोस्तों आपका सेकंड, जिसको नाम दिया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम 10 से लेकर 50 तक मानते हैं कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद मेसोस्फेयर, 50 से लेकर 80 तक हम मेसोस्फेयर मानते हैं। और इसके बाद हम थर्मोस्फेयर, भाई 80 से ऊपर जब जाएंगे हम तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाता है, थर्मोस्फेयर, लगभग 450 किलोमीटर तक। और उसके बाद में जब 450 से ऊपर जाते हैं प्रभु की इच्छा तक, फिर आ जाता है एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल। अब सर ये किस आधार पे बताया हुआ, देखो ये भी इन्हीं में से एक है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो आपको पढ़ाया जाता है, पता है वो सिर्फ किसका पढ़ाया जाता है, ये आपकी गलती नहीं है, सभी को यही पढ़ाया जाता है। जीएस के अंदर इतना ही पढ़ाते हैं, टेम्परेचर, इस जो क्लासिफिकेशन आपने देखी, दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर, तापमान के आधार पर ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा तापमान का ग्राफ जो है मैं इधर से आपको दिखाऊंगा, और इस तापमान के ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा समझाऊंगा। अभी बस थोड़ा सा प्रयास करना, थोड़ा दिमाग इधर रखना, मैं टेम्परेचर के आधार पर इसको सारी को बता रहा हूं। देखो इधर क्या दिखाया गया, ऑल्टीट्यूड, मतलब ये हाइट बढ़ रही है आपकी, है ना, तो ये हाइट है। इधर क्या बढ़ रहा है दोस्तों, ये तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है आपको, ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री। तो इधर जाओगे तापमान बढ़ेगा। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम देखते हैं ग्राउंड पे, तो लगभग एटमॉस्फेयर का तापमान कितना है, 20-27 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते हो, देखो ऊपर जा रहे हाइट बढ़ा रहे, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं तापमान घटता जा रहा है, घटता, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान क्या होगा, घटेगा। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर तापमान के आधार पे बांटा है मैंने, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट पे जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर आता है सर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल। समताप से ही क्या मतलब चल रहा है, तापमान समान है, तो इसमें कुछ ऊंचाई तक तापमान आपका समान रहता है, तापमान बदलाव नहीं आता। लेकिन अचानक से इसमें ओजोन लेयर आ जाती है। देखो ओजोन, अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, उसको एब्जॉर्ब करती है। और जब भी सूर्य की किरणों का एब्जॉर्प्शन होता है तापमान लगातार बढ़ने लगता है। देखो बढ़ गया। तो याद रखना, ट्रोपोस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पहले तो तापमान कांस्टेंट रहता है, लेकिन अचानक से तापमान जो है हाइट के साथ में बढ़ने लगता है। फिर आते हैं दोस्तों किसके ऊपर, मेसोस्फेयर के ऊपर। मेसोस्फेयर में फिर से क्या होता है, अपना तापमान हाइट के साथ फिर से घटने लगता है। और उसके बाद थर्मोस्फेयर में क्या होता है, यहां तापमान फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये मैंने तापमान के आधार पर इसको ऐसे बांटा है, आपको क्लियर रहेगी ये बात। सर पूछोगे थर्मोस्फेयर में क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। अब ये डिटेल में पढ़ाया जाता है यार, मैं इसको सारा यहां पढ़ा नहीं सकता। यहां मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, बाकी ये प्लस वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, सबको पता हुआ है। ठीक है, डन। क्या हो गया, देखो सारे लोग हैं यहाँ यूपीएससी वाले, मुझे पता है सारे बच्चे यूपीएससी वाले नहीं है यहाँ पे। कई लोग मजे लेने भी आ रखे हैं, कई लोग सेटिंग करने आ रखे हैं यहाँ पे। करने दो उनको भी, ठीक है, करने दो, समझ रहे हो, इसमें दोनों तरफा है। मतलब कुछ लड़के भी ऐसे हैं, लड़कियां तो नहीं है, मैं बताता हूँ 90% लड़कियां, 90 नहीं 95% लड़कियां जो आती हैं पढ़ती होंगी, 5% का मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लड़के जो है उसमें संख्या ये ज़्यादा है। 80% लड़के पढ़ने आते हैं, बाकी 20% जो है वो 5% के चक्करों में यहाँ पे घूमते रहते हैं, उन्हीं की चोंच लड़ी रहती है इसके अंदर। ठीक है, वो बातचीत करते रहते हैं यहाँ पे, अरे ये अरे वो अरे ये अरे वो, ये चलता रहता है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो, इनका भी भला होने दो। ठीक है, इनका भी भला होने दो। मतलब ये भी तो याद रखेंगे कि एनसीईआरटी 101 से हमारी सेटिंग हुई थी। ठीक है, ये भी तो याद रखेंगे ना। यूपीएससी तो नहीं होगा, लेकिन घर बस जाएगा इनका। आप भी इस पुण्य काम में हिस्सेदार बनोगे, आप भी इनकी प्रेम गाथा में आपका भी योगदान रहेगा। और तुम कितना भी कर लो, ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि इनका गोल ही वही है। इनका गोल क्या है, गोल है सेटिंग करना, यहां से बस बात करनी है किसी न किसी से। ये सुबह जब उठते हैं ना, यही सोच के उठते हैं, रात में सोते हैं तब भी ऐसे ही सोते हैं, और बेचारों को नींद आती नहीं इसी चक्कर में। ठीक है, वो डिससेटिस्फेक्शन रहता है,
पूरी रात फिर दिमाग में यही इनके स्टोरी चलती रहती है, सुबह उठ के फिर से हिम्मत बना के लगते हैं। मतलब इनका भी कॉन्टिन्यूस डेडिकेशन की मैं दाद देता हूँ, कितनी शिद्दत के साथ में ये भी लगे हुए रहते हैं बेचारे। तो इनको भी कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि छोड़ दो, ठीक है, इनको परेशान मत करो यार, दीज आर लव बर्ड्स, ये अपने चैनल्स पे हैं, ठीक है, ये प्रेमी जोड़े हैं, ढूंढ रहे हैं अपने आप को एक दूसरे को, जैसे ही हो जाएगा दे विल फ्लू अवे, चले जाएंगे, ये आते हैं बेचारे, ठीक है, इनका भी अपमान मत करो, निरादर मत करो, ठीक है, इनको भी करने दो, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये हमारा तापमान के आधार पे, तो तापमान के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं अपने एटमॉस्फेयर को, 5 भागों में। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर बाह्य मंडल, है ना। इनके हिंदी में नाम मैं यहां पे दिखाऊंगा। देखो ट्रोपोस्फेयर का नाम क्या है, देखो इसकी एवरेज हाइट लगभग 13 किलोमीटर तक है। यहां पर हवा मिलती है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम हवा, देखो मुख्य एटमॉस्फेयर जो है ना वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। जो आपका एटमॉस्फेयर है ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। जितने भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे बारिश का आना, धुंध का पड़ना, ओले पड़ना, सबके सब भाई साहब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के नीचे से आपका स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। और याद रखना इसके अंदर जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, हाइट को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, वैसे वैसे यहां पर तापमान डिक्रीज होता है। इसलिए मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्टीट्यूड। ठीक, समझ में आ गई बात। जितने भी वेदर रिलेटेड इवेंट है, ठीक है, बारिश आना, ठीक है, सब इसी में होते हैं। अगली बात है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, इसके अंदर कुछ समय तक तो हाइट के साथ में वो कांस्टेंट रहता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद में यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें रीजन पूछा जा सकता है, तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है दोस्तों ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर यहां पर एब्जॉर्प्शन करती है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50, ये आपका 10 से 50, मतलब ऑलमोस्ट, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं, 10 to 50, और ये कहां तक है आपका 0 से लेकर 10 किलोमीटर, ठीक है, और ये कहां है 10 से 50। अच्छा, ये जोन जो है समताप मंडल बोलते हैं, इसमें तापमान प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए हवाई जहाज के लिए सबसे अच्छा जोन माना जाता है। तो इसी जोन में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, ठीक है। इस जोन में आपके क्या करते हैं, हवाई जहाज, दिख रहा है आपको ये जोन, ये वाला जोन जहां टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ये इसी जोन में आपकी हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन जो है उड़ाई जाती है। इसको बोलते हैं हम एयरप्लेन जोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एक ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस की, और यही ओजोन गैस जो है दोस्तों हमें किससे बचाती है, सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। इनको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं इनको, पराबैंगनी किरणें, ठीक, क्लियर है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर क्या हो गया, ओके। चलो हिंदी में देखते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल। क्षोभ मंडल कहां से कहां तक है, 0 से लगभग 10, ये कहां तक है आपका 10 से लेकर 50, ठीक। इसके अंदर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटेगा, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। जितनी भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सब इसी में होती हैं। इसके अंदर आपकी हवाई जहाज उड़ाई जाती है, इसलिए इसको हवाई जहाज वाला क्षेत्र माना जाता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, ओजोन गैस की परत का मिलना, ये इसका महत्वपूर्ण फीचर है। आगे बढ़ता है मेसोस्फेयर। देखो जितने भी उल्का पिंड नहीं आते हो आप, रात में टूटता हुआ तारा देखते हो, वो जो टूटते हुए तारे जो नष्ट होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं, घर्षण के कारण में आग लग जाती है। तो वो जो आग लगना और वो चमकना देखते हो, मुख्यतः वो मेसोस्फेयर में ही देखते हो, मध्यमंडल के अंदर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तीसरी लेयर है। इट लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है, समताप मंडल के 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक आपकी फैली होती है, तीसरी लेयर है। जितने भी मीटरॉइड्स होते हैं वो इसी लेयर में, उनमें आग लगती है, इसी लेयर में जलते हैं। अगला है थर्मोस्फेयर। मीटरॉइड्स में अगर कोई पूछेगा इसमें मेसोस्फेयर में, तो आप क्या बताओगे, सर ऑल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा यहां पर फिर से तापमान क्या होगा, घटेगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, लिख रहा हूं। थर्मोस्फेयर ये कहीं नहीं मिलेगी आपको बुक्स में, पढ़ लेना भले ही। थर्मोस्फेयर में क्या होता है दोस्तों, अब थर्मोस्फेयर में फिर से तापमान बढ़ने लगता है, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा फिर से तापमान बढ़ेगा। अब सर ये तापमान क्यों बढ़ रहा है, तो ये बोलोगे दोस्तों आप, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है हमारी, सिर्फ ओ, ये भी क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना। और देखो जब जब अवशोषण होगा तब तब आपका तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज।
याद रखना इस बात को। थर्मोस्फेयर 80 से 400 किलोमीटर होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, किसी में 450 400, उस पर टेंशन मत लेना। और थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयन मंडल। तापमान ज्यादा होने की वजह से इसमें आयन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फेयर बोल देते हैं, आयन मंडल। और यही वो लेयर है जिसकी वजह से आपका रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है ना, जो चैट वैट करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, या मैं बोल रहा हूं आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, वो सबका सब किसकी वजह से पॉसिबल है आपका? बिकॉज ऑफ दिस लेयर। ठीक, क्योंकि इसी लेयर में आयन होते हैं और उस आयन से धरती से हम सिग्नल भेजते हैं, इसमें आयन से टकरा के वो नीचे आते हैं। ठीक है, हम यहाँ ट्रांसमीटर से भेजते हैं, फिर वो टकरा के नीचे आते हैं, रिसीवर के पास पहुंचते हैं। तो इसी की वजह से, थर्मोस्फेयर की वजह से ही हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन संभव है। याद रखोगे कि जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वो इसकी वजह से होता है। आगे बात करते हैं हिंदी में, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, हिंदी में है बस। उल्का पिंड इसी में जलते हैं, मैंने बता दिया यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और यहां पर आपका रेडियो तरंगे जो हैं वो इसी परत से टकराकर पृथ्वी पर क्या करती है? वापस आती है। इसी से रेडियो प्रसारण में मदद मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्फेयर, ये बाहर वाली लेयर है, एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर की लेयर है, इसलिए इसको एक्सो लेयर बोलते हैं। ये बहुत थिन एयर, मतलब इसमें एयर की डेंसिटी नहीं होती। देखो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे, एक बात और याद रखना, एयर की डेंसिटी जो है दोस्तों वो आपकी क्या होने लगेगी? डिक्रीज करने लगेगी। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे ना, ठीक है, तो एयर की डेंसिटी कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां मिलेगी आपको? बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको बताना है सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां मिलेगी एयर की, तो कौन से उसमें पड़ेगी आपका? बताओ मुझे। इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी एयर की कहां पड़ेगी दोस्तों? आपको कहां मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा एयर यहीं पे मिलती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर यू विल गेट द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द एयर। सबसे ज्यादा हवा यहीं पे मिलती है, बाकी ऊपर जाते हो तो कम होने लगती है वो। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, चलिए। अब स्ट्रक्चर हमने पूरा देख लिया यार। ठीक है, हमने पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इसका एक दूसरा सेगमेंट है तो बहुत छोटा सा वो, इसका दूसरा सेगमेंट है, बहुत ही छोटा है। लेकिन दोस्तों अपने पास समय जो है वो हो गया है, तो अपन आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर में हम कुछ आगे हैं, इसमें कुछ चीजें और उनको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो है पैरामीटर जो है आपके एटमॉस्फेयर की, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। बाकी कल मिलेंगे फिर से दोबारा। कल हम 2 क्लास, मैं कोशिश करूंगा हम 2 सेशन कर लें कल, क्योंकि एक सेशन से बात बनेगी नहीं, 2 सेशन हम कर लेते हैं। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको जाके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी की, मेरे से जुड़ने के लिए। क्योंकि मैं प्लस पे भी कोर्सेज कर रहा हूं, तो वहां पर बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे एनसीईआरटी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम उस लेवल तक नहीं जा पाते, जितना किताबों में दिया वो पढ़ पाते हैं, लेकिन प्लस पे हम बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं, क्योंकि वहां सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। वहां पे आ सकते हो दोस्तों, जो जुड़ना चाहे हमसे, जिसको क्रैक करना है एग्जाम। बाकी नहीं तो यहीं पे रह सकते हो, कोई टेंशन नहीं। जिसको एग्जाम क्रैक करना है वो आओ, वहां पर जीएस, वहां पर ऑप्शनल और वहां पर कॉम्बो, 3 प्रकार के कोर्सेज आपको दिए जाते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं 2 तरीकों से, एक तो प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक में फर्क क्या है? आइकॉनिक में आपको एक स्पेशल मेंटर दिया जाता है अलग से, ठीक है, वो अलग से दिया जाता है। साथ ही साथ में ये इसके चार्ज है। अब लेकिन इतना नहीं देना आपको दोस्तों, ये इतने नहीं देना है दोस्तों। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे। मेरा कोड है सुमित10, याद रखना, मेरा रेफरल कोड है सुमित10। तो आप जब भी सब्सक्राइब करोगे आपको रेफरल कोड सुमित10 ही इस्तेमाल करना है, चाहे प्लस और चाहे आइकॉनिक, दोनों में आप क्या कोड यूज करोगे? सुमित10, क्योंकि सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो। तो सुमित10 कोड का आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एन अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। ठीक है,